हेलो एवरीवन। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। आज के दिन की शुरुआत करेंगे आज के वीडियो से। और इस वीडियो में 17 जून 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। करंट अफेयर के पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लीजिए। एग्जाम इंजन में फ्री स्टडी मटेरियल का ऑप्शन है। उसी के अंदर सारे पीडीएफ होते हैं डेली के। इसके अलावा जब आप फ्री स्टडी मटेरियल वाले ऑप्शन में जाएंगे तो वहां पर और भी कई सारी पीडीएफ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे कि साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सब की आपको मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा मैंने एमसीक्यू सीरीज वहां पर आंसर की के साथ दे रखी है। उसको भी प्रैक्टिस सेट एज ए आप डाउनलोड कर लीजिए। ये सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट है एग्जाम इंजन में आपके लिए। एग्जाम इंजन आप जब भी डाउनलोड करें तो 5 स्टार रेटिंग देना ना भूलिए उसे। शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर, लेकिन पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मेरा क्वेश्चन आपसे स्टैटिक जीके का था। मेरा सवाल आपसे ये था कि एक शब्द का यूज किया जाता है जिसको बोलते हैं पंटर। कुछ लोग इसको पुंटर भी बोल देते हैं। तो ये जो पंटर वर्ड है, इसका यूज कौन से खेल में किया जाता है? दरअसल इसका सही आंसर है फुटबॉल। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स ने फुटबॉल आंसर कर दिया है, बट आई एम वेरी श्योर ज्यादातर स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा कि फुटबॉल में पंटर वर्ड का यूज किया कहाँ जाता है। दरअसल जो नॉर्मल फुटबॉल होता है उसमें पंटर वर्ल्ड का यूज ही नहीं किया जाता है। इस पंटर वर्ल्ड का यूज किया जाता है अमेरिकन फुटबॉल में, जिसकी पिक्चर आपको दिखाई दे रही है। अब पंटर कौन होता है? ये जो आपको खिलाड़ी दिखाई दे रहा है, ये है पंटर। जब गेम चालू हो रहा होता है तो उस टाइम पर आप देख रहे हो ये जो नीचे बैठा खिलाड़ी है, ये बॉल को उछालता है। और इसकी जो बॉल होती है, ये बॉल इस तरीके से होती है, गोलाकार होती है, ये गोल नहीं होती है पूरी नॉर्मल फुटबॉल की तरह। तो ये बॉल को उछालता है और जो पंटर होता है ये इस बॉल को किक करके फील्ड की ओर फेंक देता है। उसके बाद जाकर मैच स्टार्ट होता है। सेम उसी तरीके से है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पंटर ही गेम को स्टार्ट करता है। तो ये अमेरिकन फुटबॉल का वर्ड है पंटर। तभी तो मैं कहता हूँ जीएस एक समुंदर की तरह है, और जिस तरीके से आप समुंदर को तैर के पार नहीं कर सकते कभी भी, उसी तरीके से जीएस को आप रट के नहीं पार कर सकते कभी भी। समझना तो आपको पड़ेगा। जैसे कि समुंदर को पार करने से ज्यादा बेहतर है कि अपने मतलब के मोती अंदर जाकर आप खोज लाओ, उसी तरीके से जीएस में भी सिर्फ अपने मतलब के मोती अगर आप निकाल पा रहे हो तो आपका सिलेक्शन तय है। नहीं तो जीएस की ही वजह से सिलेक्शन रुक जाता है। जीएस को पढ़ने का एक अलग अंदाज है, अलग तरीका है। जीएस आप सिर्फ एक रट्टू तोते की तरह आगे बढ़ते हुए नहीं ले जा सकते हो। उस केस में वही होगा जो कि समुद्र को पार करते टाइम होता है। आप तैरते जाओगे, समुद्र कभी खत्म नहीं होगा। और धीमे धीमे आपका स्टैमिना और एनर्जी खत्म होती जाएगी, और एक समय के बाद इंसान डूब जाता है। वैसे ही यहाँ पर भी है। आप रटते जाओगे और पीछे का भूलते चले जाओगे। एक समय के बाद स्टैमिना और एनर्जी खत्म हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात? चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने एक कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है जिसका नाम है लेंजा जेट। क्या नाम है? लेंजा जेट। इस कंपनी के साथ मिलकर भारत के कौन से राज्य में ये एक नया एविएशन फ्यूल स्टेशन स्थापित करेंगे? मतलब एक ऐसा पेट्रोल स्टेशन, या आप बोल सकते हो फ्यूल स्टेशन, जो कि एरोप्लेन्स में फ्यूल पड़ेगा। ये बस में और कार में डालने वाले ईंधन की बात नहीं हो रही है। तो इसकी स्थापना हरियाणा के अंदर करी जाएगी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और लैंसा जेट दोनों मिलकर इसके लिए $23 बिलियन की धनराशि आवंटित कर रहे हैं। कितनी? 23 बिलियन। माफी चाहता हूं, ये 23 बिलियन रुपी है, डॉलर नहीं है। और इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि जो फ्यूल है वो लो कार्बन के साथ यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाए। जाहिर सी बात है, भारत सरकार का टारगेट है आने वाले समय में लगातार हमें भारत को ग्रीन करते हुए चले जाना है। मतलब कार्बन का उत्सर्जन कम से कम हमें करना है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की स्थापना 1959 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, और इसके चेयरपर्सन है श्रीकांत माधव वैद्य। क्या नाम है? श्रीकांत माधव वैद्य। बाकी हरियाणा की अगर बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के गवर्नर हैं बंडारू दत्तात्रेय। अभी हाल ही में G20 के अंतर्गत W20 की तीसरी और आखिरी मीटिंग का आयोजन किया गया है। तो ये कहाँ पर आयोजित करी गई है तीसरी और आखिरी मीटिंग? ये चेन्नई में आयोजित करी गई है, चेन्नई के अंदर महाबलीपुरम में। और ये मीटिंग 15 जून को शुरू हुई थी, मतलब परसों। और कल के दिन 16 जून को इसका समापन हो गया। इस मीटिंग के पीछे मेन उद्देश्य था विमेन स्किल्स लीडरशिप, महिलाओं की एजुकेशन को बेहतर बनाना है। इसके अलावा महिला एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनको सपोर्ट करना है। जो महिला एमएसएमई से जुड़ी हुई हैं
उनको भारत सरकार और G20 और जो नेशंस हैं उनके लिए वो ऐसी पॉलिसीज लेकर आए कि उन्हें सब्सिडी मिल सके और आने वाले समय में लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन फैसिलिटी भी मिल सके। ये सारे इसके मेन उद्देश्य रहे इस मीटिंग के। अब इस साल G20 की W20 के अंतर्गत कोई भी मीटिंग नहीं होगी। ये आखिरी मीटिंग थी। मैं एक काम करता हूँ, मुझे पता है G20 मीटिंग्स में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मैं इसके लिए आपको एक ऐसी मैगजीन बनाकर दूंगा कि जिससे आप कतई नहीं भूल पाएंगे उसे। मैं पहली और आखिरी मीटिंग इस पे लिखना चाहूंगा, ठीक है, जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इस मीटिंग के अंदर 158 महिलाओं ने हिस्सेदारी करी है, जो कि G20 की डेलीगेट्स हैं। 28 कंट्रीज ने यहाँ पर हिस्सा लिया। अब सवाल ये उठता है, पहली और दूसरी मीटिंग कहाँ पर हुई थी? जो पहली मीटिंग थी W20 की, ये महाराष्ट्र में औरंगाबाद में हुई थी। और जो दूसरी मीटिंग हुई थी, ये राजस्थान के अंदर जयपुर में हुई थी। अब तीसरी मीटिंग कहाँ हुई है? तमिलनाडु में, चेन्नई में। यह कौन सी संस्था है जो कि पहली बार रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट अपना स्थापित करने जा रहे हैं साउथ एशिया रीजन में, और इसके लिए $358 मिलियन की धनराशि लगेगी? तो ये पैक्ट इन्होंने बांग्लादेश की सरकार से साइन किया है। मतलब आप ये समझ लो, बांग्लादेश की सरकार ने ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन से पैक्ट साइन किया है? ये ऑर्गेनाइजेशन बांग्लादेशी सरकार को $358 मिलियन की धनराशि देंगे। तो ये है वर्ल्ड बैंक। अब बांग्लादेश $358 मिलियन की धनराशि से अपने देश के अंदर जितने भी रोड सेफ्टी प्रोजेक्ट हैं उन सब के ऊपर काम करेंगे। जैसे कि बांग्लादेश के अंदर हर एक रोड में या हर एक हाईवे में प्रॉपर जेब्रा क्रॉसिंग के इंतजाम होंगे, फुटपाथ बने होंगे, डिवाइडर्स प्रॉपर बने होंगे, स्पीड ब्रेकर्स बने होंगे, ठीक है, बस स्टैंड जहाँ पर होने चाहिए वहाँ पर होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें प्रॉपर इंतजाम किए जाएंगे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश में शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं। इनकी पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश के राष्ट्रपति कौन है? ये है मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। क्या नाम है? मोहम्मद शाहबुद्दीन चुप्पू। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन डीसी। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के हैं। इस टाइम पर दुनिया भर में कितने देश वर्ल्ड बैंक के मेंबर हैं? 189 देश हैं। मतलब आप ये समझ लो, पूरे दुनिया के लगभग हर एक देश वर्ल्ड बैंक का मेंबर है। अगला क्वेश्चन है, ये तेलंगाना के अंदर कितनी ऐसी बिल्डिंग हैं जिनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग्स हैं, तो इनको अर्बन एंड रियल एस्टेट सेक्टर कैटेगरी के अंदर ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। तो तेलंगाना के अंदर टोटल 5 ऐसी आइकॉनिक बिल्डिंग हैं जिनको सिलेक्ट किया गया है सम्मानित करने के लिए। अब ये कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं? पहली चीज तो तेलंगाना के अंदर है यादाद्री टेम्पल। यहाँ पर मैं लिखता जा रहा हूँ यादाद्री मंदिर, जिसको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा दूसरी जो खूबसूरत बिल्डिंग है, ये है तेलंगाना का पुलिस हेडक्वार्टर। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, तो ये हो गया पुलिस हेडक्वार्टर। इसके अलावा जो तीसरी बिल्डिंग है, इसको बोलते हैं मुज़्ज़म जाही मार्केट। क्या बोलते हैं? मुज़्ज़म जाही मार्केट। इसको सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा जो चौथी बिल्डिंग है, ये अपने आप में एक ब्रिज है। इसको बोलते हैं दुर्गम चरमो। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दुर्गम चेरुवु ब्रिज। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, इसको भी सम्मानित किया जाएगा। और जो पांचवी बिल्डिंग है, ये है तेलंगाना स्टेट की सेक्रेटेरिएट बिल्डिंग। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है, तो ये वो 5 बिल्डिंग हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा। बाकी पीडीएफ में मैंने प्रॉपर लिखवा दिया है, तो उस पर से आप जरूर देखकर नोट डाउन उसे कर लीजिएगा। ये जो यादाद्री मंदिर है, ये लक्ष्मी नारायण का मंदिर है। बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है तेलंगाना का। तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की सरकार है और यहाँ की गवर्नर हैं तमिलसाई सुंदरराजन। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ध्यान रखिएगा, आज तक भारत की और कोई इमारतें नहीं है जिनको इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पहली बार हो रहा है जब भारत की इन इमारतों को इस सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। यह अवार्ड एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन, उसी के द्वारा दिया जाता है। और यह ऑर्गेनाइजेशन लंदन बेस्ड संस्था है, ब्रिटेन की। मई 2023 के महीने में WPI इन्फ्लेशन रेट कितना रहा? मतलब यहाँ पर बात हो रही है होलसेल इन्फ्लेशन रेट की। परसों के करंट अफेयर में मैंने आपको रिटेल इन्फ्लेशन रेट मई का बताया था, वो कितना था? 4.25% था, 4.25% था वो। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है होलसेल प्राइस इंडेक्स की। तो होलसेल प्राइस इंडेक्स में काफी गिरावट देखने को मिली है, और ये रहा कितना? 3.48%। कितना? माफी चाहता हूँ, -3.48%। आपको जानकर अचंभा होगा
साल 2022 में मई के महीने में अगर कंपेयर किया जाए तो डब्ल्यूपीआई था उस टाइम पर 16.63%। और इस साल देखा जाए तो एक भी नहीं रहा, मतलब माइनस में जा चुका है। तो मार्केट की स्थिति या तो तब उस टाइम पर थी बहुत ज्यादा महंगाई हो रही थी, और इस टाइम पर इन्फ्लेशन रेट बहुत ही नीचे जा रहा है, जिससे भी बाजार के हाल बिगड़ सकते हैं। तो ये अपने आप में एक चिंता की बात है। अभी भी हमारे जो टारगेट्स होते हैं आरबीआई के, वो पूरे नहीं हो पा रहे हैं रेट्स के आधार पर। या तो कांटा बहुत ऊपर निकल जा रहा है 6 के ऊपर, और या तो बिल्कुल ही माइनस में चला जा रहा है। तो आरबीआई के लिए अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि भारत की मुद्रा स्फीति को कंट्रोल किया जाए। अभी हाल ही में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई आयरिश खिलाड़ी हैं जिनको आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड दिया गया है। तो ये पहली बार आयरिश खिलाड़ी ये कौन है जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं? इनका नाम है हैरी टेक्टर। क्या नाम है? हैरी टेक्टर। तो ये आयरलैंड के खिलाड़ी हैं, और ये रहे मई के महीने में आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ। और ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही हैं, इनका नाम पता है क्या है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। इनका नाम है थिपाचा थिपाचा पुथावोंग। थिपाचा पुथावोंग। ये कहाँ की खिलाड़ी हैं? ये थाईलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। तो इस बार का विमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ गया है थिपाचा पुथावोंग को, जो कि थाईलैंड की खिलाड़ी हैं। और मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ गया है हैरी टेक्टर को, जो कि आयरिश खिलाड़ी हैं। ध्यान रखिएगा, इस साल 2023 में जनवरी के महीने में मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ है शुभमन गिल। कौन? शुभमन गिल, जो कि इस बार आईपीएल के हीरो रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी हाल ही में भारत का कौन सा राज्य है जहां पर एक सब ऑफिस खोला गया है? आरबीआई ने एक सब ऑफिस नागालैंड की कैपिटल कोहिमा में खोला हुआ है। यह आरबीआई का वो सब ऑफिस होगा जो कि जितने भी ईस्टर्न स्टेट हैं, चाहे वो आसाम हो गया, त्रिपुरा हो गया, मणिपुर, मिजोरम, उन सभी में कनेक्टिविटी देने का काम करेगा। आरबीआई वहां पर अपने इस सब ऑफिस से डायरेक्टली सारी पॉलिसीज को मॉनिटर और कंट्रोल कर पाएगा। ये जो सब ऑफिस है, इसका उद्घाटन आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर, जिनका नाम है माइकल देबात्रा पात्रा, पूरा नाम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। इनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। और इस पर्टिकुलर सब ऑफिस को संभालेंगे कौन? तो इसके जनरल मैनेजर बनाए गए हैं परेश चौहान। कौन होंगे? परेश चौहान। ये इस पूरी ब्रांच को संभालेंगे आरबीआई की। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कौन से कमीशन के तहत करी गई थी? इसकी स्थापना हिल्टन कमीशन के अंतर्गत करी गई थी। आरबीआई की स्थापना 1934 के एक्ट के तहत 1935 में करी गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ था। जर्मनी का एसएमएस ग्रुप जीएमबीएच जो है, इन्होंने किस भारतीय कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? और ये भारतीय कंपनी की मदद करेंगे अगले कुछ समय में। जो ये भारतीय कंपनी है, जो स्टील टेक्नोलॉजी इनके पास है, तो स्टील को बनाने में जितना कार्बन पैदा होता है, उसको 50% तक कम करने में ये जर्मन कंपनी मदद करेगी। तो ये है टाटा स्टील। टाटा स्टील ने जर्मन कंपनी जीएमबीएच के साथ पैक्ट साइन किया है, और ये टाटा स्टील की मदद करेंगे अगले साल से लेकर, मतलब 2024 से लेकर 2045 तक। इनका टारगेट रहेगा कि टाटा स्टील जितना भी स्टील पर बना रहा है, उस स्टील में जितना भी कार्बन पैदा होता है, उसमें 50% की कमी आए। भाई सीधी सी बात है, भारत सरकार टारगेट लेकर चल रही है कि 2070 तक भारत को कंप्लीटली ग्रीन कर देना है। तो ऐसे में क्या है, भारत की बैकबोन जो भी कंपनीज हैं, उनको भी ये जिम्मेदारी लेनी होगी कि वो साथ से साथ, कदम से कदम मिलाकर चलें, वो भी कार्बन के उत्सर्जन को कम करने में मदद करते रहें। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन का नेचर होता है, जो कि सरकार के साथ साथ हर एक उसके कदम में साथ के साथ चलती रहती है। टाटा स्टील अपने आप में ही पहले से ही इस चीज को सोचकर चल रही है। तभी हम आगे चल के टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। टाटा स्टील, जिसको टिस्को भी बोला जाता है, इसकी स्थापना 1907 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और टाटा स्टील की स्थापना जमशेद जी टाटा ने करी गई थी, और दोराब जी टाटा ने करी थी। इस टाइम पर इसके सीईओ कौन है? ये हैं टीवी नरेंद्रन। कौन है? टीवी नरेंद्रन। ये कौन से राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके द्वारा अभी हाल ही में नर्स काउंसिल के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल जारी किया गया है? तो ये है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। और ये कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू। इनके द्वारा एक नया पोर्टल जारी किया गया है नर्सेस काउंसिल को लेकर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश के अंदर अगर कोई भी नर्स काम करना चाहती है,
तो वो अपना प्राइमरी रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल के तहत करा सकती है। इसके अलावा अगर उन्हें एनओसी चाहिए कहीं और जाने के लिए, तो वो एनओसी भी इसी में अप्लाई करके ले सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट उन्हें मिला, यहाँ पर 5 साल की वो सर्विस दे चुकी हैं, अब उन्हें आगे और काम करना है, तो वो अपना जो सर्विस लाइसेंस है उसको रिन्यू भी करा सकती हैं इसके तहत। इसके अलावा फॉरेन से आने वाली हर साल बहुत सारी नर्सेज हैं जो कि भारत में काम करती हैं और पैसा कमाती हैं, तो उनको आप फॉरेन वेरिफिकेशन भी इसी पोर्टल से हो जाएगा। ठीक है। ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। ऑनलाइन माइग्रेशन के जो सर्टिफिकेशन होते हैं वो सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, नर्सेस की जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन फैसिलिटी है वो सारा कुछ इस पोर्टल से ही हो जाएगा, जिसको हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश में गवर्नर कौन है? ये हैं शिव प्रताप शुक्ला। कौन है? शिव प्रताप शुक्ला। अरुणाचल प्रदेश में पेमा खांडू की सरकार है। केरल में पिनाराई विजयन की सरकार है। और कर्नाटक में मुख्यमंत्री कौन है? कोई बता सकता है? अभी हाल ही में इनकी सरकार आई है। कर्नाटक में सिद्धार्थ मैया की सरकार है, कांग्रेस सरकार। एक किताब अभी हाल ही में लॉन्च हुई है, इस किताब का नाम है अ लाइफ वेल स्पेंड 4 डिकेड्स इन द इंडियन फॉरेन सर्विस। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? इस किताब को लिखा है सतीश चंद्र ने, और इसको पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशन ने। तो सतीश चंद्र कौन है? बेसिकली ये सीनियर आईएफएस अधिकारी के तौर पर रिटायर हुए थे। ये आईएफएस अधिकारी थे भारतीय सरकार के अंतर्गत। अपने कार्यकाल के अंतर्गत ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रह चुके थे। ये स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशंस का जो जिनेवा बेस्ड ऑफिस है वहाँ पर भारत के रिप्रेजेंटेटिव भी रह चुके थे। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इनका कार्यकाल बहुत बड़ा रहा है। 1965 से लेकर साल 2005 तक इन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। आपको पता है ये रिटायर जब हुए हैं तो उस टाइम पर ये डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के तौर पर रिटायर हुए हैं। ये ज्वाइंट इंटेलिजेंस कमेटी के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। मतलब एक सबसे बेहतर जो करियर हो सकता है एक आईएएस अधिकारी का, वो इनका करियर रहा है। तो इन्होंने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, वो जो 40 साल हैं, वो पूरे 40 साल इस किताब में लिखे हुए हैं। अभी हाल ही में एक किताब और लॉन्च हुई थी, ध्यान रखिएगा। इस किताब का नाम है अमृत काल की ओर। क्या नाम है? अमृत काल की ओर। ये किताब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर लिखी गई है, और इसके राइटर हैं शिवानंद द्विवेदी और के उपाध्याय। ये कौन सा बैंक है जो कि साल 2024 में 6 नई मिड कॉरपोरेट ब्रांच पूरे भारत भर में खोलने का फैसला ले चुके हैं? तो ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये अगले साल 2024 में पूरे भारत भर में 6 शहरों के अंदर 6 मिड कॉरपोरेट ब्रांच खोलेंगे। मिड कॉरपोरेट ब्रांच होती क्या है? देखिए, ये बैंक की ऐसी ब्रांच होती हैं जो कि ऐसी कंपनियां जो कि 100 करोड़ तक की कंपनियां हैं, जिनकी वैल्यू 100 करोड़ है। ऐसी कंपनियों को फंड करने का काम करती हैं, मतलब लोन देने का काम करती हैं, आप समझ लीजिए। तो उनको बोलते हैं मिड कॉरपोरेट ब्रांच। अभी तक अगर देखा जाए तो बैंक ऑफ बड़ौदा की ऑलरेडी भारत के अंदर कई सारी मिड कॉरपोरेट ब्रांच है, बट अगले वर्ष ये 6 और खोलेंगे। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है वडोदरा। और बैंक ऑफ बड़ौदा के सीईओ हैं देवदत्त चंद्र। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देवदत्त चंद्र। अभी कुछ टाइम पहले ही ये अपॉइंट हुए हैं और इन्होंने संजीव चड्ढा की जगह ली थी। अभी हाल ही में गबून के पहले एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रोजेक्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो गबून के लिए एग्रीकल्चर स्पेशल इकोनॉमिक जोन का उद्घाटन किया गया है भारत के एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। अब समझिए इसका मतलब क्या है। इसका सीधा सा मतलब है कि गबून को भारत की मदद मिलेगी एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में। अब अगले साल तक भारत की तरफ से 30 किसानों की टीम जाएगी गबून, और साथ में 20 स्टूडेंट्स की टीम जाएगी जो कि एग्रीकल्चर के अंदर बीटेक, एमटेक, बीएससी और एमएससी के छात्र होंगे। वो जाकर गबून के अंदर कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करेंगे और गबून के किसानों को ट्रेनिंग देंगे। जो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी है उसको यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है, और G20 के अंतर्गत ही ये कॉन्फ्रेंस आयोजित करी गई थी, और गबून को इसका सीधा सीधा फायदा मिलेगा। गबून कहाँ पड़ता है? ये सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री है। गबून की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं लिब्रविली। क्या बोलते हैं? लिब्रविली। दिस इज द कैपिटल ऑफ गबून। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन साइंसेस की एनुअल कॉन्फ्रेंस 2025 में जो आयोजित होगी, इसको भारत होस्ट करने जा रहा है। ये जो 2025 में कॉन्फ्रेंस होगी, ये कहाँ पर आयोजित करी जाएगी? इसका आयोजन किया जाएगा केरल के अंदर कोची में। अब ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेज है, ये दुनिया भर की एक ऐसी संस्था है जो कि वर्ल्ड में हर एक कंट्री में
गुड गवर्नेंस को मॉनिटर और कंट्रोल करते हैं। कहने का मतलब ये है कि 2025 में ये एक बहुत बड़े लेवल पर कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। दुनिया के कई सारे देश यहाँ पर हिस्सा लेंगे। आईआईएएस की स्थापना 1930 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेल्जियम की कैपिटल ब्रसल्स। क्या बोलते हैं इसको? ब्रसल्स, जो कि नाटो का हेडक्वार्टर है। और जब ये कॉन्फ्रेंस होगी भारत में, कोची में, तो इसमें 30 देश हिस्सा लेंगे इस बार। और 18 से ज़्यादा नेशनल सेक्शन हिस्सा लेंगे भारत के। और 50 आईआईएएस यूनिवर्सिटी भी हिस्सा लेंगी दुनिया भर से। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितने बड़े लेवल पर यह कॉन्फ्रेंस होगी। ग्लोबल विंड दिवस अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? यह दिवस हर साल 15 जून को मनाया जाता है। परसों के दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य यह है कि हमें विंड मतलब हवा की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में हवा जो है वो अपने आप में रिन्यूएबल एनर्जी के तौर पर कंसीडर करी जाती है। हम हवा से भी बिजली बनाते हैं। पवन चक्कियां इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इसी के लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए दिवस हर साल मनाया जाता है। और सबसे पहले इस दिवस को 2007 में अनाउंस किया गया था यूरोपियन विंड एनर्जी एसोसिएशन के द्वारा। वर्ल्ड एल्डर एब्यूज अवेयरनेस डे कौन से दिन मनाया जाता है हर साल? इस दिवस को भी 15 जून मतलब परसों के दिन मनाया गया। इस दिवस को मनाने के पीछे का मेन उद्देश्य है कि आप इस बात का ख्याल रखें कि आपके घर के आसपास, सबसे पहले तो घर में ही ख्याल रखें कि कोई बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो उन्हें कहीं अब्यूज तो नहीं किया जा रहा है, कोई परेशानी तो नहीं है। तो हमें हर तरफ अपने घर के अंदर, सोसाइटी में, चारों तरफ ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए। जो बुजुर्ग पुरुष या महिलाएं हैं उनको किसी भी तरीके का अब्यूज ना हो, वो किसी भी तरीके के इन चीज़ों के विक्टिम ना बने। आज की डेट में लोग उनकी केयर नहीं करना चाहते और उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। ये भी अपने आप में एक अब्यूज है। तो इस दिवस को अवेयर करने के लिए लोगों को ये दिवस मनाया जाता है हर साल। ये डे जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 2011 में पहली बार लॉन्च किया गया था। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में सिर्फ और सिर्फ आपको वो कंटेंट मिलता है जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होता है। इसके अलावा सबसे कम फी में हम आपको सारे कोर्सेज, जितने भी मेरे रिकॉर्डेड कोर्सेज हैं, लाइव बैचेज हैं, वो सारा कुछ देते हैं। तो आप एग्जाम इंजन को ज़रूर डाउनलोड करें। आज तक इतने स्टूडेंट सेलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट एग्जाम्स में मेरे बैचेस की मदद से। फिर चाहे मैं पहले किसी और प्लेटफॉर्म में था या आज अपना एग्जाम इंजन है, कोई भी हो, बट कंटेंट मेरा है। इस वजह से आप इसे ज़रूर फॉलो करें, रिकमेंडेड है। साथ में आपने स्टैटिक जीके की मैगजीन नहीं ली है तो आप इसे ज़रूर ले लें। हाल ही में मैंने इसके ऊपर काफ़ी वर्क किया था। 40 से ज़्यादा टॉपिक इसमें हिंदी और इंग्लिश में कवर्ड है, हर एक एग्जाम के लिए। ये मेरा लाइव बैच है इस टाइम पे जो चल रहा है, लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। पहली बार मैंने इस बैच को लॉन्च किया है इस तरीके से, जिसमें एक ही बार में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको थ्योरी की मिल जाती हैं। आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं है किसी भी टीचर की। इसके अलावा साइंस की लाइव क्लासेस और मेरी यहाँ पर वन लाइनर की लाइव क्लासेस चल रही हैं। ये बैच जो है, ये बैच 30 जून तक खत्म हो जाएगा पूरे तरीके से, आपके एग्जाम से पहले ही। और जुलाई के महीने में नया बैच आ रहा है फुल फ्लैश में। बिल्कुल नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा जुलाई में। फिलहाल आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं 2023 के किसी भी एग्जाम के लिए। एग्जाम इंजन पर हिस्ट्री, पॉलिटी, इन सब के रिकॉर्डेड बैचेस भी आप अवेल कर सकते हैं। अब मेरा आज का सवाल आपसे, शिवनाथ नदी जो है ये इनमें से कौन सी बड़ी नदी की ट्रिब्यूटरी है? महानदी, कावेरी, गोदावरी या ताप्ती? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल फिर से सेम टाइम पे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।